नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्र मनी जानी के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज अपन श्वसन तंत्र को कंटिन्यू करने वाले हैं। एक क्लास हमारी हो चुकी है जिसके अंदर अपन ने श्वसन तंत्र की जो स्ट्रक्चर है, बेसिक संरचना है मानव की श्वसन तंत्र की, उसको हमने बेहतरीन तरीके से समझा। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको कहूँगा आप वो क्लास जरूर देखना। आज ये दूसरी क्लास है श्वसन तंत्र की, जिसके अंदर अपन समातन की जो क्रियाविधि है या फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जिसे कह सकते हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। और सबसे खास बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज की क्लास पूरी की पूरी आपकी कंसेप्चुअल क्लास है। सारे के सारे इसमें कंसेप्ट है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको ये लगेगा कि ये चीज मैंने रटी है। ठीक है, पूरी की पूरी कंसेप्ट क्लास है। तो आपको अगर ये लगता है कि बायोलॉजी में कंसेप्ट कहीं नहीं है तो आज की क्लास में ये आपका वहम दूर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, श्वसन की क्रियाविधि, समातन की क्रियाविधि, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके अंदर की कुछ क्षमताएं और कुछ आयतन, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज की क्लास में जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं क्षमताएं और आयतन, वहां से सवाल बनने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, तो वो भी करेंगे और समातन की क्रियाविधि भी करेंगे। ठीक है, करना तो सब कुछ ही है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहने के लिए होता है, लेकिन अपन हर एक चीज करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं रखेंगे कि क्या चीज की है और क्या नहीं। एक बार मैं पिछली क्लास का आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ, फिर अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा श्वसन के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक होता है समातन यानी कि ब्रीदिंग और एक होता है श्वसन रेस्पिरेशन। दोनों में बहुत अंतर होता है। समातन जो होता है वो नॉर्मली जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, यानी कि जो हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि जो फेफड़े और वातावरण है उसके बीच में जो गैस विनिमय प्रक्रिया, जो गैस एक्सचेंज प्रोसेस है, वो होता है समातन, वो होती है ब्रीदिंग। और जो श्वसन है वो एक कोशिकीय प्रक्रम है, कोशिका स्तर पर होने वाली प्रक्रिया है, और उसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर मुख्य डिफरेंस था। समातन के अंदर तो एटीपी लगते हैं, जबकि जो श्वसन होता है उसमें एटीपी का उत्पादन होता है। ये दोनों के अंदर मेन डिफरेंस था। फिर हमने कुछ श्वसनीय संरचनाएं देखी, अलग अलग जीवों के अंदर की कौन से जीव में कौन सी श्वसनीय संरचना होती है। जैसे कि मैंने बात किया पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस और एस्केल्मिन्थेस, इनमें कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होती है, बॉडी सरफेस से ही वो श्वसन प्रक्रिया में जो है श्वसन का काम करते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है एनीलिडा, जैसे कि अर्थवर्म वगैरह, तो उसके अंदर नम त्वचा जो होती है उससे वो सांस लेते हैं। फिर ऑर्थोपोडा को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक भाई इसके सबसे पहले तो जलीय ऑर्थोपोड, जिसके अंदर प्रोन यानी कि झींगा और एस्ट्रेकस आ जाता है। उनके अंदर तो गिल्स, गलफड़े या क्लोम जिसे अपन कहते हैं वो हो जाएंगे। और उसके बाद में हमने कहा कि एक होते हैं टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके अंदर ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम हो जाएगा। फिर स्पाइडर और स्कॉर्पियन के अंदर बुक लंग्स हो जाएंगे। और उसके बाद में लिमुलस या किंग क्रैब जिसे कहते हैं, उसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, बुक गिल्स हो जाएगा। उसके बाद मोलस्का की बात की तो मोलस्का के अंदर भी स्थलीय और जलीय 2 प्रकार है। तो जलीय के अंदर जो है गिल्स, क्लस्टर ऑफ गिल्स पाए जाते हैं, जिसको हमने टिनिडिया नाम दिया। और स्थलीय मोलस्क के अंदर पल्मोनरी सेक या फुफ्फुसीय कोष पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर बात करूं इकाइनोडर्मेटा की तो उसके अंदर ट्यूबफिट या नालपात पाई जाती है। और उसके बाद में अपन ने बात की कोडेटा की, तो कोडेटा में जो फिश है, जो फिशेज जितनी भी है उसके अंदर पीसीज जिसे अपन कह सकते हैं, उसके अंदर तो होते हैं गिल्स, गलफड़े। और इसके अलावा रेप्टाइल्स, एवीज और मैमेलिया, इसके अंदर लंग्स हो जाएंगे। और जो मेढक होता है, मेढक यानी कि उभयचर जितने भी है, एम्फीबियंस जितने भी है, तो नाम से पता चल रहा है एम्फीबियन मतलब ये जल में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं। तो अगर ये धरती पर रहते हैं तो ये श्वसन करेंगे लंग्स से, अगर ये रहते हैं पानी के अंदर तो ये करेंगे गिल से, है ना। तो इनके अंदर दोनों प्रकार की चीजें होती है, तो वो अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा मनुष्य की जो श्वसनीय संरचना है उसके बारे में हमने देखा कि मनुष्य के अंदर जो श्वसन तंत्र होता है उसके अंदर कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहले नासाद्वार, उसके बाद नासा गुहा, उसके बाद ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स, और फेरिंक्स के जस्ट पास में ये होता है लैरिंक्स। ये क्या होता है, लैरिंक्स। एक चीज मैं कल बताना भूल गया, ये जो लैरिंक्स है यानी कि ध्वनि उत्पादक यंत्र, साउंड बॉक्स जो है, इसके बाहर ये जो अपन को दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा सा मेरा तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को ये काफी निकला रहता है, महिलाओं के अंदर अपेक्षाकृत कम निकलता है, पुरुषों के अंदर ज्यादा निकलता है यहाँ से, जिसे अपन एडम्स एप्पल कहते हैं। तो ये जो एडम्स एप्पल होता है ये उस लैरिंक्स की, उस साउंड बॉक्स को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, ये एडम्स एप्पल जो लैरिंक्स के बाहर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये हमने भाग पढ़ लिए, नासा द्वार, नासा गुहा, ग्रसनी यानी कि लैरिंक्स, उसके बाद में ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स, और उसके बाद लैरिंक्स जिसको साउंड बॉक्स कहते हैं। उसके बाद आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया यानी कि श्वास नली। फिर आती है ब्रोंकाई यानी कि श्वसनी, और श्वसनी जब फर्दर आगे डिवाइड हो जाती है तो उसको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, और ब्रोंक्यूल्स के आगे जो गुब्बारे नुमा संरचना होती है उसको एल्वियोली कहा जाता है। एल्वियोली वास्तविक एक्चुअल गैस एक्सचेंज
साइट होता है जहाँ पे उसके बाद में जो है वो हवा कहाँ जाती है, ब्लड के अंदर जाती है। ठीक है, तो ये पार्ट्स हमने कल क्लियर पढ़ लिए थे। आज हमें क्या पढ़नी है, समातन की क्रियाविधि। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, क्योंकि समय बर्बाद करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कम से कम समय में कंसेप्ट को क्लियर करना। समातन की क्रियाविधि, ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर्स जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के उनके पढ़ने के एक ही तरीके हैं। उनके फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो देखना है कि वो उसका डायग्राम देखना है। मेन जो तरीका है, जैसे मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अब एक तरीका मिल जाएगा, आगे के चैप्टर में उनको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैं सारे चैप्टर एक ही तरीके से पढ़ाऊंगा। उसके अंदर सबसे पहले मैं डायग्राम से उसकी प्रत्येक जो भाग है उसको हम बता दूंगा। ठीक है, कि ये भाग है, ये भाग है, तो उसके भाग समझ आ जाएंगे, तो उसके फिर हम एक एक करके उसकी संरचना देख लेंगे और उसके कार्य देख लेंगे। फिर उसकी कोई क्रियाविधि होगी, जैसे पाचन तंत्र हमने पढ़ा, तो आहार नाल के कितने भाग है वो हमने देख लिए, डायग्राम से समझ लिया, फिर उसकी संरचना और उसके कार्य देख लिए, और फिर आहार नाल के अंदर जो पाचन की क्रियाविधि है वो देख ली। उसी प्रकार श्वसन तंत्र की हमने संरचना बहुत अच्छे से कल की क्लास में कर लिया। आज हम समातन की क्रियाविधि पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे देखना है दो चीजें हैं समातन में। समातन में कितनी चीजें हैं, दो चीजें। अब थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ जाओ, अगर सो रहे थे अभी तक कोई बात नहीं, अब एक्टिव मोड में आ जाओ। समातन जो है वो ब्रीदिंग जो होता है उसके अंदर दो प्रोसेस है। एक जिसे अपन कहते हैं अंतःश्वसन, क्या नाम है, अंतःश्वसन। ठीक है, और एक होता है इसके अंदर उच्चवसन। ये क्या होता है, उच्चवसन। अंतःश्वसन या उच्चवसन। अंतःश्वसन जो है इसी का दूसरा नाम है निश्वसन, और जो उच्चवसन होता है इसका दूसरा नाम है निश्वसन। यानी कि एक विसर्ग का फर्क है, वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, एक विसर्ग का फर्क है। सबसे पहले तो एक होता है अंतःश्वसन, एक होता है उच्चवसन। ध्यान से सुनना है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको समझ में आएगा, गारंटी से कह रहा हूं। ठीक है, एक होता है अंतःश्वसन, एक होता है निश्वसन। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। अंतःश्वसन जो है, अंतःश्वसन का मतलब है वातावरण से वायु का फेफड़ों में भरना। वातावरण से वायु का फेफड़ों में भरना, इसे अपन क्या कहते हैं, अंतःश्वसन कहते हैं। और अंतःश्वसन का दूसरा नाम है निश्वसन। अंतःश्वसन यानी कि सांस अंदर लेना। नॉर्मल सी चीज है, ये लिखा मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता नोट्स कैसे बनाने। बाकी ये लिखाने की चीजें नहीं है कि अंतःश्वसन क्या होता है, खुद लिख लो, के नाम से पता चल रहा है। जब हवा अंदर लेते हैं तो अंतःश्वसन, और जब हवा बाहर छोड़ते हैं तो निश्वसन या उच्चवसन। ठीक है, तो ये हो जाएगा फेफड़ों से वायु का वातावरण में, फेफड़ों से वायु को वातावरण में छोड़ना या मुक्त करना, ये हो जाएगा निश्वसन। सबसे पहले ये दोनों शब्द आपको क्लियर होगी कि अंतःश्वसन क्या है, निश्वसन क्या है। अब हमें इसकी क्रियाविधि समझनी है। आज हमें क्या पढ़नी है, इसकी क्रियाविधि पढ़नी है कि अंतःश्वसन होता कैसे है, कैसे हम अपने अंदर सांस ले लेते हैं। कुछ न कुछ तो हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम होगा जिससे हम फेफड़ों के अंदर सांस भर लेते हैं। कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम होगा जिससे हम फेफड़ों से सांस को बाहर निकाल सकते हैं। वो सिस्टम हमें आज देखना है। ठीक है, चलो अब कुछ बातें और लिख लो इसके बारे में। अंतःश्वसन जो है ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये एक सक्रिय प्रक्रिया यानी कि एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है। और इसमें कितना समय लगता है, 2 सेकेंड का समय लगता है। जबकि निश्वसन जो है ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये ध्यान में रखना। ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया यानी कि पैसिव प्रोसेस है। इसमें अपन को ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है और इसमें समय लगता है 3 सेकेंड। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई काम निष्क्रिय है तो उसमें समय ज्यादा लगेगा, और किसी चीज को एक्टिव होकर कर रहा है तो टाइम उसमें कम लगेगा। तो ये मेन जिसके अंदर डिफरेंस है कि निष्क्रिय अवस्था और सक्रिय अवस्था कौन सी होती है, समय कितना लगता है और इसका मतलब क्या है। इतने आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। इतनी बातें अगर आप समझ पा रहे हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, अब एक कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसको भूल जाओ। अब एक कंसेप्ट, अब अपन समझेंगे अंतःश्वसन को। ध्यान से सुन लो, अपन किसको समझेंगे, अंतःश्वसन को। किसको समझेंगे, अंतःश्वसन को। उच्चवसन को आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं अपने आप समझा दूंगा सिर्फ 5 सेकंड में, 5 सेकंड। हाँ, अंतःश्वसन को समझने में हमें प्रयास करने हैं। एक बार के लिए एक्टिव 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 कंसेप्ट देखो, ये यहां तक हो गया इसके अंदर। अब देखो, एक चीज आपने सुनी है कि जो हवा होती है
या वायु होती है या गैस होती है, कोई भी हवा वायु गैस एक ही चीज है, ये जो है ये जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होंगे तुम, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। हवा का जो माध्यम होता है, हवा जो है उसका जो डायरेक्शन होती है वो जहां पे ज्यादा प्रेशर होगा उससे कम प्रेशर की तरफ हो जाएगी, है ना, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी। सर इसका एग्जांपल समझाओ। जैसे कि जो गैस सिलेंडर है आपके घर में, उसके अंदर गैस भरी रहती है, हालांकि वो भरने के बाद लिक्विड में आ जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर से भरते हैं उसको, लेकिन वो उसके अंदर गैस भर लेते हैं, तो अंदर क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो जैसे ही आप उसके अंदर थोड़ा बहुत भी लीकेज होगा वो गैस बाहर निकलना शुरू होगी। क्यों भाई, बाहर क्यों निकलती, बाहर वाली हवा तो अंदर नहीं जाती, है ना। उल्टा भी तो हो सकता है कि सिलेंडर के वातावरण में भी तो बहुत सारी एयर है, बहुत सारी हवा है, वो भी तो अंदर जा सकती है, क्यों सिलेंडर वाली हवा ही बाहर आ रही है। तो इसका रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है कि जो हवा जाएगी उसका एक पथ है, उसका एक डायरेक्शन है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। यानी कि उच्च दाब से जहां पे दाब ज्यादा होगा वहां से वो निम्न दाब की तरफ जाना चाहेगी, सर ये आप क्यों बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हवा की बात कर रहा हूं, गैसेस की बात कर रहा हूं, तो यहां पे भी क्या होगा, गैसेस का अंदर बाहर होगा। तो उससे पहले ये सीखो, अब ये तो सर समझ में आ गया। अब एक नियम आपने पढ़ा होगा, बोयल का नियम, बोयल्स रूल पढ़ा है, केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है गैस स्टेट, नहीं पढ़ा है तो अभी सर पढ़ाएंगे आपको। गैस स्टेट जो है बोयल्स रूल, उसके अंदर एक ये नियम कहता है, बोयल का नियम क्या कहता है कि P जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है V की, यानी प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम की, उल्टा होता है, यानी कि प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम का, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर का, जस्ट ऑपोजिट होता है इसकी। मतलब कि यहाँ पे दो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, एक तो ये बात, और जहां पे प्रेशर हाई होगा वहां पे वॉल्यूम क्या होगा, लो, और जहां पे प्रेशर लो होगा वहां पे वॉल्यूम क्या होगा, हाई। ये क्यों समझा रहे हो, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले ये दोनों कंसेप्ट लिख लिए। अब एक साइड में और चीजें लिख लो कि जो समातल की क्रिया विधि है उसमें कौन भाग लेगा, समातल की जो क्रिया विधि है उसमें दो चीजें भाग लेगी। ये मैं क्रिया विधि पढ़ा रहा हूं लेकिन साइड की चीजें पढ़ा रहा हूं, जब आप एक्चुअल कंसेप्ट पे आएंगे तो एकदम तुम्हारे यहाँ पे सीधा यहाँ पे वार करेगा, ठीक है। तो समातल की क्रिया विधि के अंदर भाग कौन लेता है, एक तो लेती है इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और एक इसमें भाग लेती है फ्रेनिक मसल। ये दो भाग लेते हैं। समातल की क्रिया विधि में भाग कौन लेता है, समातल की क्रिया विधि में एक तो ये और एक ये दो मसल्स हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये मैंने कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होता है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं कि हमने जो पढ़ा कि हमारा क्या होता है, वक्ष पिंजरा होता है, थोरेसिक चैम्बर होता है, क्या होता है ये जो भाग है इसको कहते हैं थोरेसिक चैम्बर। इसके अंदर इधर साइड से क्या है, रिब्स, पसलियां है, इन पसलियों के बीच में जो गैप है ना, उन गैप के बीच को जो गैप है उसको कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, और उसके अंदर जो पसलियां पाई जाती है, मसल्स जो पाई जाती है उसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये मसल्स अगर बाहर की तरफ लगी हुई है तो एक्सटर्नल, और अंदर की तरफ लगी हुई है तो इंटरनल। तो इसके अंदर कौन सी भाग लेगी समातल में, एक्सटर्नल। वहां पे मैंने ये पॉइंट भी लिखाया था कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो सामान्य समातल की प्रक्रिया में भाग लेती है, जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो आपकी उच्च वसन, बलपूर्वक उच्च वसन की प्रक्रिया में भाग लेती है। तो यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भाग नहीं लेगी, सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भाग लेगी। और फ्रेनिक मसल्स क्या होती है, डायफ्राम की जो पेशियां होती है, डायफ्राम से संबंधित जो पेशियां होती है, डायफ्राम से रिलेटेड, उसको अपन कहते हैं फ्रेनिक पेशियां। ये मैंने कल भी बताया था कि जब हम समातल की क्रिया विधि पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करूंगा और एक डायफ्राम की बात करूंगा। तो डायफ्राम की जो पेशियां होती है उसको फ्रेनिक मसल्स कहते हैं। ये हमारा हुआ माल मसाला तैयार। अभी तक हमने क्रिया विधि नहीं पढ़ी है, अभी तक हमने इसका माल मसाला तैयार किया है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, वैसे होनी नहीं चाहिए। इसको लिख लो, दिख रहा होगा आपको सारी चीजें, इसको लिख लो। अब देखो, अब हमें पढ़ना है ये कंसेप्ट आपके लिखे हुए होने चाहिए, मैं इसको रिपीट करूंगा, ठीक है। चलो डस्टर आ गया। अब मैं पहले लिखूंगा नहीं, पहले समझाऊंगा, ध्यान से सुनना है।
पहले मैं आपको अंतर श्वसन समझाऊंगा पूरा का पूरा, फिर लिखूंगा। अब अपन को ये तो पता चल गया कि भाई जो हवा है, गैसेस है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। और अपन क्या पढ़ रहे हैं? अंतर श्वसन, यानी कि हवा को क्या करना है? अंदर भरना है। गैसेस को क्या करना है? अंदर भरना है। और अंदर भरने के लिए कंडीशन हमें समझ में आ गई कि अंदर का प्रेशर होना चाहिए कम और बाहर प्रेशर होना चाहिए ज्यादा। यही तो समझ में आ रहा है भाई। हमने पढ़ा कि अंतर श्वसन का मतलब है हम हवा अंदर भरनी है, और हवा की डायरेक्शन क्या होती है? हवा जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और अंदर भरना है, इसका मतलब अंदर लो प्रेशर करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अंदर प्रेशर लो करना है, कैसे करोगे साहब? प्रेशर लो कैसे करोगे? अंदर दाब कम कैसे करोगे? तो फिर हमने कंसेप्ट पढ़ा कि जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर प्रेशर कम करना है तो आयतन को बढ़ा दो। हमें क्या करना है? उसके आयतन को, उसके वॉल्यूम को बढ़ा देना है ताकि प्रेशर कम हो जाए। तो अब अंदर का जो आयतन है वो हमें बढ़ाना है, और वो कैसे बढ़ेगा? जो मैंने आपको बताई, एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक फ्रेनिक मसल, उन दोनों के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन होगा, और उसकी वजह से, उनमें संकुचन होने की वजह से जो वक्ष गुहा है, जो थोरेसिक चैम्बर है, उसका आयतन बढ़ जाएगा। और जैसे ही अंदर का आयतन बढ़ेगा, मतलब अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, और अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा, हवा ऑटोमेटिक बाहर से अंदर। यही तो काम करना, सिंपल सी बात है। तो अंदर जो है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और फ्रेनिक मसल्स है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्रेनिक मसल्स किसकी होती है? डायफ्राम की जो पेशियां होती है, या डायफ्राम, सिंपल सी बात करूं, जो डायफ्राम होता है वो गुंबदाकार होता है। भाई डायफ्राम की आकृति क्या होती है? ये होता है डायफ्राम। नॉर्मल कंडीशन में ये डायफ्राम है। अगर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब अगर इसके अंदर संकुचन होता है, तो ये हो जाता है चपटा, इसकी आकृति हो जाती है ऐसी, है ना। ये डायफ्राम कैसा है? गुंबदाकार। ये डायफ्राम कैसा हो गया? चपटा। तो डायफ्राम जो है, उसके अंदर डायफ्राम की फ्रेनिक मसल्स या डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो गुंबदाकार आकृति का था वो अब चपटा हो गया। अब आप खुद सोचिए, पहले उसकी आकृति ये थी, ये थी, अब उसकी आकृति एकदम फ्लैट हो गई। तो ये तो वॉल्यूम ऊपर इतना, ये इसको घेर के रख रहा था, ये वॉल्यूम तो बढ़ ही जाएगा ना। इतनी गैस इसके अंदर, देखो ये इससे ऊपर ऊपर वाली गैस है, सारी ज्यादा आएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? वो ये ऊपर उठ रखा था, अगर ये नीचे आ जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा वक्ष गुहा का। तो एक तो वॉल्यूम यहां से बढ़ गया, दूसरा जो है, दूसरी आपकी जो रिब्स है, उसके अंदर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, वो क्या करती है? उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उसमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारा वक्ष पिंजरा है, जो थोरेसिक चैम्बर है, वो एक तो ऊपर की तरफ उठता है और एक बाहर की तरफ उठता है। आप सांस लेके ट्राई करिए, खुद एक बार सांस लेके फील करिए कि जब आप सांस अंदर भरते हैं ना, तो आपका जो वक्ष पिंजरा है वो कैसे जाता है? एक तो जाता है बाहर की तरफ और एक ऊपर की तरफ, दोनों काम साथ में होते हैं, बाहर भी आएगा और ऊपर की तरफ भी आएगा। तो इससे वजह से क्या होगा? अंदर का आयतन बढ़ जाएगा। तो दो काम होते हैं जिसकी वजह से अंदर का आयतन बढ़ जाता है। और अगर अंदर का आयतन बढ़ा, मतलब अंदर का प्रेशर कम हो गया, और अगर अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा, तो गैसेस के डायरेक्शन क्या होगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि गैसें अंदर आ जाएगी। समझ गए बात को? एक बार मैं लिखवा देता हूं, फिर से समझाऊंगा, ठीक है? एक बार लिखवा देता हूं। ऐसे लिखो, वक्ष पिंजरा के आयतन को बढ़ाने हेतु दो कार्य होते हैं। दो कार्य होते हैं। कौन कौन से दो कार्य होते हैं? एक बार उसको भूल जाओ आप, निःश्वसन को, अपन अंतर श्वसन पढ़े। पहला काम तो ये होगा कि जो फ्रेनिक मसल्स है, फ्रेनिक पेशियों में संकुचन, फ्रेनिक पेशियों में संकुचन होने की वजह से गुंबदाकार जो डायफ्राम था, गुंबदाकार डायफ्राम चपटा हो जाता है, चपटा होके नीचे आ जाता है, जिससे आयतन बढ़ जाता है। इससे क्या होगा? आयतन बढ़ेगा, जिससे आयतन बढ़ जाता है। दूसरी बात यहां पे क्या होगी कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, हिंदी में अगर कोई इंग्लिश वाले हैं तो मैं लिख दूं हिंदी में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल,
इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं बाह्य अंतराप्रसूत पेशियां। बाह्य अंतराप्रसूत पेशियों में संकुचन की वजह से, संकुचन से वक्ष पिंजरा थोरेसिक चैम्बर बाहर की तरफ वह साथ साथ ऊपर उठता है, जिससे इसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे इसका आयतन बढ़ जाता है। अब किस डायरेक्शन में आयतन बढ़ता है ये भी पूछ लेते हैं कि क्या बोल रहा हूं मैं, किस डायरेक्शन में इसका आयतन बढ़ता है, तो वो आप ध्यान कर लेना। इसको कहते हैं पृष्ठ अग्र अक्ष में। इसको क्या कहते हैं? पृष्ठ अग्र अक्ष में। ये कोई नहीं पूछेगा वैसे, पृष्ठ अग्र अक्ष में। ठीक है, चलो मेन ये बात है, इससे शरीर के अंदर, इससे वक्ष पिंजरा का अंदर की तरफ आयतन ज्यादा होने से, V का मतलब आयतन होता है, आयतन ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, जिससे वायुमंडलीय, जिससे वातावरण का प्रेशर ज्यादा होने से गैसेस या हवा लिख दो, हवा अंदर भर जाती है। ये मुख्य बात है जो आपको मैंने आपके सामने लिख दी। भाई अगर आपको समझ में आ रहा तो आप इसको खुद भी लिख सकते थे, लेकिन मैं लिखवा दी, छोटे बच्चे हो तुम, कोई बात नहीं, मैंने लिखवा दी। अब ये चीजें आप एक बार खुद पढ़ो, फिर मैं वापस समझाऊंगा। ऐसे ही आप देख लेना, कोई नहीं समझाएगा, आप जाके देख लेना, आप कभी समातन की क्रिया विधि सर्च कर लेना, कोई नहीं समझाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सवाल बने नहीं बने, ये अपन को पहले से थोड़ी पता है कि सवाल कहाँ से बनेगा। अपन को तो जो चैप्टर के जो जो टॉपिक है वो तो सारे क्लियर करने हैं, है ना। फिर एग्जाम में अपन इधर उधर करेंगे तो उससे कोई मतलब थोड़ी रहेगा। इससे तो अच्छा पहले से अपनी अच्छी तैयारी हो, पहले से बढ़िया तरीके से पढ़ ले, हर एक चीज को पढ़ ले जो चैप्टर में, तो फिर दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, एक बार पढ़ो, तुम इसको पढ़ो, मैं इधर हो जाता हूं। पढ़ लिया? चलो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। हमें क्या करनी है? हवा अंदर लेनी है, अंतःश्वसन। अंतःश्वसन मतलब हवा अंदर लेनी है। और हम दो चीज पहले से ही पढ़ चुके हैं कि अगर हवा अंदर लेनी है, मतलब हवा को बाहर से अंदर लेना है, इसका मतलब अंदर प्रेशर कम करना पड़ेगा। भाई वातावरण के अंदर जो प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg, उसके अंदर तो अपन कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो एक ही चांस है ना, अपना अंदर का प्रेशर जो है वो अपन कम कर दे। तो अंदर का प्रेशर कम करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो प्रेशर के लिए एक नियम है, बोयल का नियम, कि प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दो। यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती। तो अपन ये काम कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमारे पास दो काम होते हैं वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। वॉल्यूम यानी कि आयतन। क्या काम होता है? एक तो जो डायफ्राम गुबंदाकार था, वो डायफ्राम हो जाता है चपटा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, डायफ्राम के अंदर जो फ्रेनिक मसल्स होती है उसके अंदर होगा कॉन्ट्रैक्शन, दोनों के अंदर ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखो समातन की क्रियाविधि में एक तो फ्रेनिक मसल भाग लेगी डायफ्राम वाली, और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यानी कि बाह्य अंतराप्रसूत पेशियां, दोनों के अंदर ही कॉन्ट्रैक्शन ही होगा। तो पहले डायफ्राम की फ्रेनिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से डायफ्राम गुबंदाकार से चपटा, तो उसे आयतन बढ़ गया। एक भाई, एक तो ऐसे है और एक ऐसे है, तो आयतन अपने आप बढ़ेगा ना, समझ रहे हैं मेरी बात को आप? उससे बढ़ गया। दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उसकी वजह से जो वक्ष पिंजर के अंदर जो पसलियां है, रिब्स है, वो रिब्स क्या होगी? बाहर की तरफ भी आएगी और ऊपर की तरफ उठेगी, उससे भी वक्ष पिंजरा का आयतन बढ़ जाएगा। और अंदर अगर आयतन बढ़ गया मतलब प्रेशर कम, और प्रेशर अंदर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा, हवा अंदर की तरफ। बताओ समझ आ गया? लिख लो, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो भी करना कर लो। लिख लिया? निश्वसन आपको नहीं करना, अभी सिर्फ अंतःश्वसन की क्रिया विधि लिख लो, है ना, इसके लिए जगह नहीं छोड़नी। मिटाओ। अब अपन का अंतःश्वसन हो गया।
अब पढ़ना है सर निश्वसन की क्रियाविधि। सर हमें तो ये भी समझ में आया बहुत मुश्किल से। क्यों भाई, क्यों आया मुश्किल से समझ? अब आप निश्वसन पढ़ोगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। नहीं पढ़ूंगा निश्वसन, इतनी मेहनत इसलिए की है कि निश्वसन अब पढ़ना ही नहीं है। अंतःश्वसन अगर ढंग से समझ लिया, निश्वसन नहीं पढ़ना है। अब निश्वसन में भाई क्या करना है? निश्वसन का मतलब हवा क्या करनी है? बाहर भेजनी। हवा क्या करनी है? बाहर भेजनी। हवा बाहर भेजनी है मतलब बाहर क्या है? हवा बाहर भेजनी मतलब अंदर की तरफ प्रेशर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। अंदर प्रेशर ज्यादा मतलब वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? कम। वॉल्यूम कम करना पड़ेगा यानी कि इधर जो काम हुए उसके उल्टे कर दो। इधर जो काम हुए उसके उल्टे कर दो। नहीं समझ पाए? सिंपल सी मैं बात ये कह रहा हूं कि इधर जो फ्रेनिक मसल्स में और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, संकुचन हुआ, जिसकी वजह से आयतन बढ़ा, वो अगर मैं संकुचन खत्म कर दूं यानी उनको वापस रिलैक्स कर दूं, शिथिल कर दूं, ढीला छोड़ दूं इन पेशियों को, तो वो आयतन वापस कम हो जाएगा। और अगर अंदर आयतन वापस कम मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा, और अगर अंदर प्रेशर ज्यादा और बाहर वायुमंडलीय प्रेशर कम, हवा अपने आप बाहर। समझ गए? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं दिखवा भी देता हूं। इसके अंदर क्या होता है? जो फ्रेनिक मसल है ना, एक तो फ्रेनिक मसल है और एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इन दोनों के अंदर होगा रिलैक्सेशन। दोनों क्या हो जाएगी? रिलैक्स यानी कि शिथिलता छोड़ेगी। यानी कि सिंपल सा बात है ये है कि ये इसका उल्टा है ना, इसका जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये इसका जस्ट अपोजिट है। एक शब्द में उत्तर देना चाहूँ तो ये इसका जस्ट अपोजिट है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि फ्रेनिक मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्शन हो गया, जिसकी वजह से आयतन क्या हो जाएगा? आयतन वापस कम हो जाएगा। आयतन वापस कम हो गया तो इससे क्या होगा? अंदर का जो प्रेशर है, अंदर जो है वो प्रेशर वापस ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर क्या है? बाहर प्रेशर कम है, तो हवा अपने आप किधर जाएगी? अंदर से बाहर की तरफ चली जाएगी। समझ रहे कि नहीं? बजाय डायफ्राम जो है वो चपटा था, वो वापस घुमंदाकार शेप आ जाएगा। जो पेशिया रिब्स जो है वो बाहर की तरफ आई थी, वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, है ना। तो ये इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, नॉर्मल सी चीज है। इसके अंदर जो चीज हुई वो उल्टी हुई है। समझ गए होंगे आप? ठीक, इतनी चीजें समझ आई। तो अब अपन एक जोरदार चीज पढ़ते हैं जहां से सवाल आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तैयार हो? उस चीज के लिए तैयार हो नहीं हो? एक चीज ये भी लिख लेना, ये तो हो गया। एक चीज मैं कल लिखा ना, ये बोल गया था कि जो ब्रीदिंग होता है ना, समातन, उसको अपन कहते हैं बाह्य श्वसन। और जो श्वसन होता है, श्वसन जिसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, उसको अपन आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, क्योंकि कोशिकीय स्तर पर होने वाली प्रक्रिया है। तो कोशिकीय श्वसन तो अपने आप हो जाएगा आंतरिक श्वसन, वो भी लिख लेना अगर आपको लगे कि आ सकता है एग्जाम में। अब अपन पढ़ते हैं क्या? क्षमताएं और आयतन। ऊपर हेडिंग लगा दो, श्वसनीय आयतन। पहले अपन आयतन पढ़ेंगे, फिर क्षमताएं पढ़ेंगे। श्वसनीय आयतन ये भी समझने वाली चीज है और सवाल आने के चांसेस है। ठीक है, चलो सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो आता है ज्वारीय आयतन। कोई जल्दीबाजी नहीं, अपन मजे से एकदम आराम से समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, लेकिन समझेंगे ऐसे कि वापस पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहला आता है ज्वारीय आयतन। ये क्या होता है? ज्वारीय आयतन इंग्लिश में कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ये क्या होता है? ज्वारीय आयतन का मतलब है सामान्य समातन। समातन का मैं अगर कहीं पे बोलूं मतलब समझ गए, ब्रीदिंग यानी कि सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, उसे कहते हैं समातन। तो सामान्य जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसके अंदर अपन जितनी हवा अंदर ले सकते हैं, है ना, नॉर्मली अपन सांस लेते हैं, है ना, नॉर्मली अपन सांस लेते हैं तो उसमें जितनी हवा अपन अंदर लेते हैं, या नॉर्मली सांस ले छोड़ने के समय जितनी हवा बाहर छोड़ते हैं, वो ज्वारीय आयतन होता है। दोनों को मिलाना नहीं है कि कितनी अंदर लेते हैं कितनी बाहर छोड़ते हैं, नहीं, या तो जितनी अपन अंदर लेते हैं या जितनी बाहर छोड़ते हैं, दोनों लगभग सेम ही होता है भाई, जितनी अंदर लगे उतनी बाहर छोड़ेंगे। तो वहां पे ज्वारीय आयतन का मतलब है कि सामान्य समातन की प्रक्रिया में जितनी हवा अपन अंदर लेते हैं या जितनी हवा अपन बाहर छोड़ते हैं नॉर्मल कंडीशन में, वो होता है ज्वारीय आयतन। और उसका वॉल्यूम होता है 500 ml। यानी कि नॉर्मल, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ
तो मेरे तो क्या होता है सांस में थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। आप नॉर्मली क्या हो, बैठे हो अभी, है ना, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सुन रहे हो, एक्टिव तो हो, लेकिन आप बैठे हो, कुछ भी ऐसा नहीं काम कर रहे हो, तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो। तो आप अगर नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो तो आप 500 ml लगभग अंदर ले रहे हो और 500 ml ही बाहर छोड़ रहे हो, तो वो होता है ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन समझ गए? लिख देता हूं एक बार, फिर से समझा दूंगा, नहीं आएगा तो। सामान्य समातन, सामान्य समातन की प्रक्रिया के दौरान अंतःश्वसित यानी कि अंदर ली गई, अंतःश्वसित या उच्चवसित, उच्चवसित मतलब बाहर छोड़ना, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, या अंतःश्वसित या उच्चवसित की गई वायु का आयतन, और इसका मान कितना होता है 500 ml, 500 ml, 500 ml। ये दोनों या लिखा है मैंने, या का मतलब है या तो आप अंदर जितनी ले रहे या आप बाहर जितनी छोड़ रहे, दोनों को ऐड नहीं करना, दोनों को ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा, फिर जितनी अंदर ले रहे हो उतनी बार छोड़ेंगे। तो यानी कि नॉर्मल कंडीशन में आप जितनी अंदर लेते हो उसको भी ज्वारीय आयतन, या नॉर्मल कंडीशन में जितनी बार छोड़ते हो उसको भी ज्वारीय आयतन। तो सवाल आपको कैसे पूछेगा, या तो पूछेगा ज्वारीय आयतन का जो मान है वो लगभग कितना होता है 500 ml, या आपसे पूछेगा कि निम्न में से ज्वारीय आयतन है, और फिर वो 4 ऑप्शन दे देगा। सवाल कैसे भी पूछे आप कर लोगे, ये गारंटी दे रहा हूँ। आप जितना मैं कह रहा हूँ उसको सुन लो, फिर वो सवाल कैसे घुमा के इधर 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 कुछ भी करो आप कर लोगे, ठीक है। चलो अब सर एक होता है अंतःश्वसित आरक्षित आयतन, अंतःश्वसित आरक्षित आयतन, अंतःश्वसित आरक्षित आयतन, इसको शॉर्ट में आपको लिखना आना चाहिए IRB, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वो सिर्फ IRB लिख देगा, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए कि IRB किसके कहते हैं। आई मतलब इंटरनल रेजिडुअल वॉल्यूम, इसी का इंग्लिश में नाम है, तो शॉर्ट फॉर्म बना दी IRB, है ना। इंस्पायरेशन, अंतःश्वसन को क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं, और उच्चवसन को एक्सपायरेशन। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी है, तो अंतःश्वसन को कहते हैं इंस्पायरेशन और उच्चवसन को एक्सपायरेशन। तो ये इंस्पायरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम, ये क्या होता है सर, अंतःश्वसित आरक्षित आयतन, और साथ ही साथ अपन लिख देते हैं उच्चवसित आरक्षित आयतन, क्योंकि ये आप समझ गए होंगे दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उच्चवसित आरक्षित आयतन। दिख रहा है ना आपको क्लियर कट, एक होता है अंतःश्वसित आरक्षित आयतन, एक होता है उच्चवसित आरक्षित आयतन। अंतःश्वसित आरक्षित आयतन ये क्या होता है, नॉर्मल अपन कंडीशन में अंतःश्वसन मतलब यहाँ पे अंतःश्वसन की बात होगी, यानी कि सांस अंदर भरने की। तो नॉर्मल ज्वारीय आयतन के अलावा, ज्वारीय आयतन मतलब नॉर्मल कंडीशन में अपने जो सांस अंदर लेते हैं उसके अलावा अपने और अंदर कितना सांस ले सकते हैं। नॉर्मल 500 ml लेते हैं नॉर्मल, क्या उसके अलावा अपन सांस और अंदर नहीं ले सकते क्या, 500 ही ले सकते हैं नहीं, अपन भाई जोर करके बलपूर्वक भी तो अंदर सांस भर सकते हैं। तो वो कितना सांस भर सकते हैं पूरा टोटल अंदर की तरफ, वो होता है अंतःश्वसित आरक्षित आयतन। यानी कि यूं लिखो कि ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त अंतःश्वसित की गई वायु का आयतन, अंतःश्वसित की गई वायु का आयतन। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो आप सांस भरते हैं वो तो है ही, उसके अलावा आप और कितना अंदर सांस भर सकते हैं वो आपको ध्यान में रखना। तो वो कितना हो सकता है 2500 से 3000 ml, इतनी सांस आप और भर सकते हैं, ये वॉल्यूम जरूर आप याद रखें। तो IRB का मान कितना है 2500 से 3000। अब ये आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल सांस अपन बाहर छोड़ते हैं तो उसको ज्वारीय आयतन कहते हैं। तो नॉर्मल सांस छोड़ने के अलावा अपन और बलपूर्वक कितना सांस बाहर निकाल सकते हैं, तो वो भी तो होता है। तो वो कितना हो सकता है, ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त उच्चवसित की जा सकने वाली वायु का आयतन, ये होता है 1000 से 1100 ml। बाहर ज्यादा नहीं निकाल सकते, अंदर ज्यादा भर सकते हैं, बाहर से ज्यादा नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते उसका भी एक कारण है, इससे ज्यादा अपन हवा बाहर क्यों नहीं निकाल सकते उसका भी कारण है, वो अभी अब आप ही समझेंगे। इसका कहते हैं अवशोषी आयतन, अवशोषी आयतन ये क्या होता है, ये तो समझ में आ गया, तीनों चीजें समझ में आ गई।
बहुत आसान है। ज्वारीय आयतन यानी नॉर्मल अंदर जो बढ़ रहे हैं या नॉर्मल बाहर जो निकाल रहे हैं वो ज्वारीय आयतन, मान 500 ml। अंतःशोषित मतलब नॉर्मल ज्वारीय आयतन के अंदर जितना भर रहे हैं उसके अलावा और कितना भर सकते हैं, 2500 से 3000, वो होता है IRV। और ये होता है ERV, इसको कहते हैं ERV। ये क्या होता है, एक्सपायरेशनल रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि ज्वारीय आयतन के अंदर जितना निकालते हैं 500 ml उसके अलावा बलपूर्वक और कितना निकाल सकते हैं, 1000 से 1100 ml और निकाल सकते हैं, वो होता है उच्चवशित आरक्षित आयतन। अब होता है अवशोषित आरक्षित आयतन। ये क्या होता है, ये होता है कि अपन ने बलपूर्वक उच्चवशन कर लिया, बलपूर्वक मतलब जोर लगा के सांस को बाहर छोड़ दिया, उसके बाद भी फेफड़े पूरी तरीके से खाली नहीं होते, उसके अंदर कुछ हवा का वॉल्यूम अंदर तभी भी बना रहता है, भले ही आप कितना ही जोर लगा के सांस छोड़ दो, तो वो जो वॉल्यूम जो हमेशा बना रहता है लंग्स के अंदर उसे कहते हैं अवशोषी आयतन। कैसे लिखेंगे, बलपूर्वक उच्च वशन के पश्चात, बलपूर्वक उच्च वशन के पश्चात ही फेफड़ों में बची शेष वायु का आयतन, फेफड़ों में बची शेष वायु का आयतन। और इसका मान कितना होता है, 1100 से 1200 ml। ये 4 आयतन हमें पढ़ने हैं। बताओ चारों आयतन क्लियर है नहीं के, सिंपल सी बात है, इसमें चारों में आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, वैसे तो बहुत आसान है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बताओ, दिख रहा है ना आपको बढ़िया से, ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर अपन पढ़ेंगे ज्वारीय श्वसनीय क्षमता है। अभी अपन को पढ़ना है श्वसनीय क्षमता है। मिटाओ इसको, क्षमता है, कैपेसिटी। सबसे पहले इसके अंदर जो कैपेसिटी है उसको अपन कहते हैं IC, यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, अंतःश्वसित क्षमता इसको कहेंगे। और दूसरा होता है EC, यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, उच्च वशित क्षमता। दोनों पढ़ते हैं। क्षमता ये क्या होता है, अंतःश्वसित क्षमता का मतलब है आप फेफड़ों के अंदर कितनी हवा भर सकते हो, वो होता है अंतःश्वसित क्षमता। तो बताओ, ये अगर आपने आयतन को ढंग से समझा है तो ये आप कर लोगे, फेफड़ों के अंदर आप अधिकतम कितनी हवा भर सकते हो उसे कहते हैं अंतःश्वसित क्षमता। फेफड़ों के अंदर कितनी भर सकते हो, तो एक तो नॉर्मल ब्रीथिंग में भरते हो 500 ml ज्वारीय आयतन, और एक भरते हो आप अंतःश्वसित आरक्षित आयतन, यानी कि बलपूर्वक खींच के भरते हो, तो वो कितनी भरते हो 2500 ml। वो कितनी भरते हो 2500 ml। यानी कि आपसे पूछेगा IC क्या होगा, तो IC होता है TV, यानी कि टाइटल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन प्लस IRV। ये जो होता है TV प्लस IRV, यानी कि लगभग अपन ये कहें कि वहां पे आपने कितना पढ़ा था 2500 से 3000, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कितना होगा 3000 से 3500 ml। इससे आपको समझ में आ रहा है कि अंदर अपन कितनी हवा भर सकते हैं, 3000 से 3500 ml। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, आसान है। क्या है, अंदर कितनी हवा भर सकते हैं, एक नॉर्मल ब्रीथिंग में भरी उसको अपन ने कहा ज्वारीय आयतन जो 500 ml भर सकते हैं, और एक अपन ने बलपूर्वक अंदर भर ली उसे अपन कहा अंतःश्वसित आरक्षित आयतन IRV का, तो वो कितनी भरी 2500 से 3000 ml। तो उसके अंदर ये 500 ऐड कर दो तो 2500 से 3000 से 3500 हो गया, है ना। तो इसको कहेंगे TV प्लस IRV, यानी एक तो TV ज्वारीय आयतन में भरा और एक बलपूर्वक IRV भरा, तो इन दोनों को मिला के इतनी अपन फेफड़ों के अंदर भर सकते हैं। अब इससे आप ये समझ गए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि फेफड़ों से बाहर आप कितनी निकाल सकते हैं, आप हवा बाहर कितनी निकाल सकते हैं। तो एक तो ज्वारीय आयतन से निकाल सकते हैं 500 ml और एक बलपूर्वक उच्चवशन से निकाल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा TV प्लस ERV। ये होता है ज्वारीय आयतन, ये होता है उच्चवशित आरक्षित आयतन, ये है ज्वारीय आयतन, ये है अंतःश्वसित आरक्षित आयतन। समझ गए मेरी बात को, ये दोनों क्लियर। समझने वाली चीज है, एक भी रटना का काम नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर आप दिमाग लगा नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, आंखें फाड़ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक होता है क्रियात्मक अवशोषी आयतन, क्रियात्मक
वहां पे तो अपन ने पढ़ा अवशोषी आयतन, ये क्या है, क्रियात्मक अवशोषी आयतन, इसको FRC से लिखते सर, है ना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, आयतन नहीं क्षमता, कैपेसिटी। ये वहां पे तो था अवशोषी आयतन, यहाँ पे है क्रियात्मक अवशोषी आयतन, तो दोनों में डिफरेंस है। अवशोषी आयतन क्या था कि बलपूर्वक उच्चवशन के पश्चात फेफड़ों में जो हवा बच जाती है वो होता है अवशोषी आयतन, 1100 से 1200। यहाँ पे है क्रियात्मक अवशोषी आयतन, यहाँ पे होगा कि सामान्य उच्चवशन की प्रक्रिया के दौरान, सामान्य उच्चवशन के पश्चात, सामान्य उच्चवशन के पश्चात फेफड़ों में बचने वाली वायु का आयतन, फेफड़ों में बची वायु का आयतन, इसे अपन कहते हैं क्रियात्मक अवशोषी क्षमता। वो था बलपूर्वक उच्चवशन करने के पश्चात जो हवा फेफड़ों में बचती है, और ये है सामान्य उच्चवशन, ज्वारीय आयतन के बाद में जो हवा बचती है वो क्रियात्मक अवशोषी आयतन। एक चौथी चीज है यहाँ पे जैव सामर्थ्य, जैव सामर्थ्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, वीसी, है ना, ये शॉर्ट नाम इसमें बहुत पूछते हैं, शॉर्ट नाम भी आपको ध्यान रखना है। जैव सामर्थ्य क्या होता है, जैव सामर्थ्य होता है कि आपको क्या करना है, एक बार बलपूर्वक उच्चवशन करना है, बलपूर्वक उच्चवशन करना यानी कि फेफड़ों के अंदर जितनी भी हवा है उसको बाहर निकाल देना है, और उसके बाद आप फेफड़ों में कितनी हवा भर सकते हो, समझ गए। यहाँ पे एक तो ये था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि फेफड़ों में आप कितनी हवा भर सकते हो, नॉर्मल फेफड़ों में कितनी हवा भर सकते हो, तो वो तो अपने कहा कि 500 में तो ज्वारीय आयतन से भरते हैं, और 500 और अधिक खींच के भर लेंगे, मतलब 2500, तो ये हो जाएगा 3000-3500। ये कहता है कि बलपूर्वक उच्चवशन करना है, एक बार तो बलपूर्वक उच्चवशन करना है, उसके पश्चात हवा भरनी है, तो वो कितनी भर लोगे, तो पहले ये लिखना है कि बलपूर्वक उच्चवशन के पश्चात फेफड़ों में भरी जा सकने वाली वायु, बलपूर्वक उच्चवशन के पश्चात आप फेफड़ों में जो हवा भर सकते हो उसको कहते हैं जैव सामर्थ्य। तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो अपन भाई टीवी ज्वारीय आयतन वो अंदर लेते ही लेते हैं, एक अपन IRV अंदर ले सकते हैं, और एक बलपूर्वक उच्चवशन किया यानी कि जो ERV है वो अपन ने निकाल दिया, तो ये भी तो अंदर ले सकते हैं, इसे कहते हैं VC। तो VC बराबर क्या होगा, TV प्लस IRV प्लस ERV। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बलपूर्वक उच्चवशन कर लिया, तो बलपूर्वक जो उच्चवशन कहते हैं यानी कि ज्वारीय आयतन के अलावा जो हवा बाहर निकालते हैं उसको अपन ने क्या नाम दिया, उच्चवसित आरक्षित आयतन, है ना, वो अपन ने बाहर निकाल लिया, तो वो एक तो वो वापस भर सकते हैं ERV, और नॉर्मल में ये तो IC तो भर ही सकते हैं भाई, टीवी और IRV, इतनी हवा अपन और अंदर भर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो अब एक आपसे और पूछ सकता है कि कुल फुफ्फुसीय क्षमता कितनी होगी, कुल फुफ्फुसीय क्षमता, तो वो हो जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी जिसे अपन कहते हैं, तो हो जाएगी VC प्लस RV। VC तो ये हो जाएगा ये, और RV होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशोषी आयतन उसको कहते हैं, ये होती है टोटल लंग कैपेसिटी। भाई VC इतना अंदर बढ़ सकते हैं, और अवशोषी आयतन वो तो हमेशा फेफड़ों के अंदर ही रहता है, तो उसको भी इसके अंदर मिलाना पड़ेगा। ये टोटल फेफड़ों की क्षमता है, ये क्या है, टोटल जो है वो फेफड़ों की क्षमता है, ठीक है, समझ में आया, समझ आ गया। एक बार फिर से समझा देता हूँ पूरे को, आयतन को और इसको। आयतन के अंदर हमने कहा कि नॉर्मल कंडीशन में जो अपन सांस अंदर लेते हैं या नॉर्मल कंडीशन में जो अपन सांस बाहर छोड़ते हैं उसको ज्वारीय आयतन कहते हैं, और उसका मान होता है 500 ml। फिर मैंने कहा अंतःश्वसित आरक्षित आयतन, इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो सांस अंदर लेते हैं ना उसके अलावा अपन और सांस कितनी अंदर ले सकते हैं, तो नॉर्मल के अलावा 2500 से 3000 ml अपन और सांस अंदर ले सकते हैं, वो अंतःश्वसित आरक्षित आयतन यानी IRV उसका शॉर्ट नाम। फिर एक होता है उच्चवसित आरक्षित आयतन यानी कि नॉर्मल सांस बाहर छोड़ने के पश्चात अपन और कितनी छोड़ सकते हैं, वो उच्चवसित आरक्षित आयतन यानी कि ERV, उसका मान 1000 से 1100 ml। फिर हमने पढ़ा अवशोषी आयतन। अवशोषी आयतन ये था कि बलपूर्वक उच्चवशन के पश्चात फेफड़ों के अंदर वायु का कुछ आयतन ऐसा होता है जो हमेशा फेफड़ों के अंदर रहता है, वो होता है अवशोषी आयतन जिसका मान 1100 से 1200 ml।
फिर हमारे क्षमताओं पे, यानी कि क्षमता मतलब फेफड़ों के अंदर कितनी आ सकती है। आईसी का मतलब अंतःशोषी क्षमता, मतलब आप फेफड़ों के अंदर कितनी हवा भर सकते हो। तो नॉर्मल हवा कितनी भर सकते हैं, एक तो ज्वारीय आयतन में जो भरते हैं यानी कि नॉर्मल कंडीशन में, और एक अपन और अधिक भर सकते हैं। और अधिक कितनी भर सकते हैं, अंतःशोषित आरक्षित आयतन वाली IR वाली भर सकते हैं। तो टीवी प्लस IR ये हो जाएगी अंतःशोषी क्षमता। उच्च वशिष्ठ क्षमता क्या हो जाती है, यानी कि बाहर कितनी निकाल सकते हो। तो एक तो टीवी अपन बाहर निकालते हैं और एक अपन बल पूर्वक निकालेंगे तो IR भी निकाल देंगे, सॉरी ER भी। तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर एक आता है क्रियात्मक अवशोषी क्षमता। ये क्या होता है, अवशोषी क्षमता का थोड़ा सा अलग है। अवशोषी क्षमता कहते हैं कि बलपूर्वक उच्चोषण के पश्चात जो फेफड़ों में हवा बचती है वो होती है अवशोषी। क्रियात्मक अवशोषी कहता है कि नॉर्मल उच्चोषण की करना है, यानी कि ज्वारीय आयतन को बाहर निकालना है, उसके पश्चात जो फेफड़ों में हवा बचती है वो क्रियात्मक अवशोषी आयतन। फिर आता है जैव सामर्थ्य। जैव सामर्थ्य ये कहता है कि इसमें आपको फेफड़ों के अंदर हवा तो भरनी है लेकिन बलपूर्वक उच्चोषण करने के पश्चात, यानी कि फेफड़ों में हवा छोड़नी नहीं है। पहले आपको पूरी की पूरी जितना आप जोर लगा सकते हो उतना लगा के पूरी हवा अंदर से बाहर निकाल दो, निकाल दी, अब अंदर भरो पूरा जोर लगा के, वो होता है जैव सामर्थ्य, है ना। नाम से पता चल रहा है जैव सामर्थ्य, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है ना उतना काम कर दो। तो पहले तो जो हवा अपन ने बाहर निकाली जोर लगा के उसको अपन क्या कहते हैं, ER भी कहते हैं, है ना भाई। उच्च वशिष्ठ जो आरक्षित आयतन है उसी को ER भी कहते हैं। तो वही अपन ने बाहर निकाली, तो अंदर एक तो वो भर सकते हैं, एक अपन नॉर्मल सांस में भरते हैं टीवी, और एक अपन और ज्यादा सांस लेके भर सकते हैं वो IR भी। तो ये हो गया जैव सामर्थ्य। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी, इतना तो ये तो है ही, इतने हवा तो अभी अपन ने बढ़ी जैव क्षमता। और ये RV यानी कि अवशोषी आयतन, ये तो हमेशा फेफड़ों के अंदर ही रहता है, ये तो आप कितना ही उच्चोषण कर लो ये तो बाहर ही नहीं जाएगा। तो टोटल लंग कैपेसिटी में VC के अंदर ये RV और ऐड कर दो तो ये कुल फुफ्फुसीय क्षमता हो जाएगी। क्लियर है। अब भाई क्लियर है तो नहीं है तो मेरा तो गला बैठ जाएगा इससे ज्यादा बोलूंगा तो, ठीक है। हो जाना चाहिए, वैसे क्लियर नहीं है तो एक बार वापस आप देख लेना। हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसी नौबत आएगी कि किसी को वापस देखने की जरूरत पड़े, मैंने 2 बार 3 बार समझाया है, ठीक है। तो ये आज के कंसेप्ट में अपने ब्रीथिंग क्या होता है उसकी क्रियाविधि, और एक अपन ने देखा कि क्षमताएं और आयतन जिससे सवाल बनने के चांसेस है, दोनों टॉपिक कर लिए। एक क्लास इसकी और आएगी जिसमें अपन श्वसन वाले चैप्टर को फिनिश, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, और किसी भी प्रकार का डाउट है आप मुझे जरूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, आपके लिए अगर आपको लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप एक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं मेरे लिए, लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके काम है आप समझदार हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लिए, कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, कुछ कहते हैं सर आप बार बार कहते हैं, वैसे बार बार मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन जिन बच्चों को लेनी है किसी को पता नहीं है तो टेस्ट सीरीज हमारी ये माजिद एजुकेशन एप्लीकेशन पे बनी हुई है। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे प्रत्येक टेस्ट का, आप ज्वाइन कर लो एक बार, ईमानदारी से कह रहा हूँ, बेहतरीन आपको चीज़ें वहाँ पे मैं देने वाला हूँ टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। बाकी इसमें अपन कोई कमी नहीं छोड़ने वाले, पूरी चीज़ें करेंगे और आप पढ़ते रहिए, और किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।